एपिसोड 753। लैला और सुल्ताना ने मेरी हिदायत के मुताबिक सानी और अली पर अमल किया था और उनकी शख्सियत बदल दी थी ताकि वो बड़े मुल्क के जिस स्टेट जिस शहर में रहें वहां कोई उन पर शुबा ना करे। दुश्मन ख्यालखानी करने वाले उनके दिमागों में आ सकते थे। चोर ख्यालात पढ़ने से यही मालूम होता कि वो अपने पासपोर्ट और दीगर अहम कागजात के मुताबिक बड़े मुल्क के शहरी हैं। अली का नाम जॉन कॉर्लो था और सानी का नाम सिल्वाना जोसेफ। वो दोनों अपनी पिछली जिंदगी भूले हुए थे, लिहाजा उनके चोर ख्यालात उन्हें सानी और अली नहीं कह सकते थे। शख्सियत की तब्दीली के बावजूद उनकी तमाम गैर मामूली सलाहियतें बहाल थीं। वो पहले की तरह ज़हीन, हाजिर दिमाग और नाकाबिल शिकस्त फाइटर थे। सोनिया, रसवंती, लैला और सुल्ताना इस ख्याल से मुत्तफिक थीं कि अब अली और सानी को शादी कर लेना चाहिए। वो दोनों इस अहम मामले को अरसे से टालते आ रहे थे, लिहाजा ये तरीक़ा इख्तियार किया गया कि तनवीनी अमल के ज़रिए ये उनके दिमागों में नक्श कर दिया गया कि सिल्वाना की ज़िंदगी में जॉन कॉर्लो आएगा और जॉन कॉर्लो जल्द ही सिल्वाना को देखने वाला है। वो पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। मोहब्बत और शादी के मरहलों तक पहुंचाने के लिए उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो अपने कुदरती जज्बात को नहीं दबाएंगे और बाकायदा मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही के बाद अली तैमूर बड़े मुल्क के एक बड़े शहर की तरफ गया था। सानी पारस के साथ एक और शहर में आई थी। लैला और सुल्ताना ने तनवीमी अमल के बाद आपस में यह तय किया था कि दूसरे दिन सोनिया सानी को अली के करीब उस शहर पहुंचा देंगे, लेकिन वो दोनों बहनें भी शहर रोम में सोनिया, एल्पा और पारस के मामलात में मसरूफ़ रहीं और कभी मेरे पास पाकिस्तान में रिश्वतखोर अफसरान और दूसरे ओहदेदारान को ट्रैप करती रहीं। इन मसरूफियात के बाइस वो 3 दिन तक सानी और अली को अटेंड न कर सकीं। वैसे भी इत्मीनान था कि वो दोनों नादान बच्चे नहीं हैं। शख्सियत की तब्दीली के बावजूद गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। वो अपने रास्ते खुद बनाते रहेंगे। वो यहाँ से फुर्सत पाते ही अली और सानी को मिलाना चाहती थीं, लेकिन वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो गुजरता जाता है और इंसान को गैर मुतवक्के हालात से गुजारता जाता है। अली उर्फ जॉन कॉर्लो किंग फर्नांडो की कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक इंजीनियर था। किंग फर्नांडो मेरा जांबाज दोस्त था। मेरी दोस्ती की खातिर बड़े मुल्क के हुक्मरानों की नज़रों में खटकता रहता था। बेशुमार जासूस इस ताक में लगे रहते थे कि वो किन ज़राए या हथकंडों से मेरी मदद करता है और मेरे बेटों को इस मुल्क में पनाह देता है। लेकिन हमारा तरीक़ेकार ऐसा होता था कि कोई जासूस आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत हासिल न कर पाया था। फिलवक्त बड़े मुल्क की हुकूमत में 4 ख्यालखानी करने वाले थे। एक का नाम पास्को रोड था, दूसरे का नाम जॉन लमूटा, तीसरे का नाम फ्रेजर था, उसे मेरा हमशक्ल बनाया गया था। चौथी ख्यालखानी करने वाली एक लड़की राइमा जॉन थी। ये तमाम ख्यालखानी करने वाले मुख्तलिफ शहरों के सुराग रसानों से रब्ता करते थे। वो सुराग रसां जिसे मशकूक समझते थे, वो चारों ऐसे मशकूक अफराद के चोर ख्यालात पढ़ते थे। अब तक उनके मुतवक्के दुश्मनों से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। राइमा जॉन को किंग फर्नांडो के तमाम मुलाजमीन का मुहासबा करने पर मामूर किया गया था। मुलाजिम हज़ारों की तादाद में थे और कई शहरों में अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। राइमा शिकागो में काम करने वालों के चोर ख्यालात पढ़ने आई थी। उसे होलीमैन ने भेजा था। उसे उम्मीद थी कि मशीन को तबाह करने वाले किंग फर्नांडो की पनाह में होंगे, जो उसके मेहमान या मुलाजमीन के रूप में छुप कर रह सकते हैं। किंग फर्नांडो के बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेहमान आए थे, सुराग रसानों ने पहले उनसे मुलाकात की। उन सुराग रसानों के ज़रिए राइमा मेहमानों के ख्यालात पढ़ती रही। वो सब बड़े मुल्क के बिजनेसमैन थे और कारोबार के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों से आए थे। उस बड़े शहर में एक 20 मंजिला इमारत तामीर हो रही थी। राइमा आउटिंग के इरादे से वहां गई। मजदूरों, कारीगरों और इंजीनियरों से बातें करती रही। पता चला कि कॉर्लो नामी एक इंजीनियर 13वीं मंजिल पर है। एक आरजी लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचा जा सकता था, लेकिन आरजी लिफ्ट से उसे डर लगता था। दूसरे बड़े मुल्क की पूरी कौम 13 के हिंसे को मनहूस समझती है। राइमा भी यही समझती थी, इसलिए 13वें फ्लोर पर जाना नहीं चाहती थी। उसने सुपरवाइजर से कहा, अपने साहब को नीचे बुलाओ, मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। सुपरवाइजर ने कहा, सॉरी मिस, साहब उसूलों के पाबंद हैं, ड्यूटी के वक्त किसी से मुलाकात नहीं करते। क्या ऊपर इंटरकॉम नहीं है? जी हाँ, इंटरकॉम से बात हो सकती है। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर 13वीं मंजिल से रब्ता किया। फिर कहा, मिस्टर कार्लो से कहो, एक साहिबा बात करना चाहती हैं। हाँ हाँ, क्या क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो थोड़ी देर तक इंटरकॉम पर चीखता रहा, फिर रिसीवर रखकर कहने लगा, सॉरी, ऊपर हैवी जनरेटर और ड्रिल मशीनें चल रही हैं, उनके शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
राइमा ने सुपरवाइजर के दिमाग में रहकर सुना था। वाकई वहां पर बहुत ज्यादा शोर था। दूसरी तरफ से बोलने वाली की कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। सुपरवाइजर ने कहा, मिस आप ऊपर चली जाएं। मैं 13वीं मंजिल पर नहीं जाऊंगी। आप 12वीं पर जाएं और वहां मिस्टर कार्लो को बुला लें। यह तरीका मुनासिब था। वो 13 अदद की नहुसत से महफूज रह सकती थी। सुपरवाइजर ने उसे एक डब्बे नुमा लिफ्ट में चढ़ा दिया। वहां 2 लिफ्टें थीं, एक ऊपर जाती थी और दूसरी नीचे आती थी। राइमा 12वीं मंजिल पर पहुंच गई। वहां मजदूरों के इंचार्ज से बात की। पहले उसके ख्यालात पड़े, फिर मुतमईन होकर कहने लगी, मिस्टर जॉन कोर्लो कहाँ हैं? वो 13वीं मंजिल पर थे, हमारे पास आए थे, फिर ज़रूरी काम से लिफ्ट के जरिए नीचे गए हैं। मैं ऊपर मिलने आई हूं, वो नीचे गए हैं। क्या मुसीबत है? लिफ्ट मौजूद है, आप नीचे चली जाएं, मुलाकात हो जाएगी। वो नीचे जाने वाली लिफ्ट में आ गई। इतनी देर में शुबा पैदा हो गया कि वो मिलने से कतरा रहा है। शायद उसे ऊपर आता देखकर नीचे भाग गया है। वो लिफ्ट के जरिए नीचे आई, फिर सुपरवाइजर की मल्टी कलर छतरी के नीचे आकर कहने लगी, कहाँ है मिस्टर कार्लो? तुम ऊपर गईं, वो नीचे आ गए, फिर एक जरूरी नक्शा लेकर अभी अभी ऊपर गए हैं। वो मेज पर घूंसा मारकर कहने लगी, ये क्या मजाक है? मैं ऊपर जाती हूं, वो नीचे आता है। मैं नीचे आती हूं, वो ऊपर चला जाता है। वो कौन है? मुझसे मुंह क्यों छुपा रहा है? उसे अपने पीछे आवाज सुनाई थी। क्या बात है? आवाज में ऐसी मर्दानगी थी कि दिल को लगती थी। रहमा ने घूमकर पीछे खड़े हुए अली को देखा। उसे यूं लगा जैसे पहाड़ के नीचे आ गई है। वो आगे बढ़कर सुपरवाइजर से कह रहा था, आंखें खोलकर काम करो, तुमने दूसरा नक्शा दे दिया था, मुझे फिर ऊपर से नीचे आना पड़ा। बाय द वे, ये मिस इस कदर क्यों चीख रही हैं? वो नक्शा बदल कर देते हुए कहने लगा, सर ये आपको तलाश कर रही हैं। अली ने उसे देखकर कहा, मेरा ख्याल है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अगर जान पहचान करने आई हो तो अपने ब्लाउज की जिप लगाओ। वो उसके चोर ख्यालात पढ़ना चाहती थी। पढ़ना भूलकर दोनों हाथ पीछे ले गई। जिप अच्छी तरह लगी हुई थी। वो चुंझलाकर कहने लगी, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? तुम क्यों बन गई? कोई कहेगा कि कौवा कान ले गया तो तुम कौवे के पीछे दौड़ोगी? क्या तुम्हें अपने बदन पर कान की मौजूदगी और लिबास के दुरुस्त होने का यकीन नहीं रहता? यू शट अप, मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। इसका मतलब है मेरी तलाश खत्म हो गई है। शुक्रिया, मुझे बहुत से काम करने हैं। वो जाने लगा। राइमा उसके दिमाग में गई, लेकिन ख्यालात पढ़ने से पहले ही वो जाते जाते पलट कर बोला, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि गुस्से में बोलते वक्त तुम्हारे होंठों के जाविये बदलते हैं, जिसकी वजह से होंठों की सुर्खी फैल जाती है। वो फिर पलट कर जाने लगा। हसीन लड़कियां अपने चेहरों पर जरा सा भी नुक्स बर्दाश्त नहीं करती। मेकअप में जरा सी गड़बड़ हो तो आईना देखकर उसे फौरन दुरुस्त कर लेती हैं। रहमा ने फौरन ही पर्स में से बेबी आईना निकाल कर देखा। सुर्खी नहीं फैली थी, लबों की लाली बड़ी दिलकश थी। उसने गुस्से से दूर जाते हुए अली को देखा, फिर दौड़ती हुई उसकी तरफ जाने लगी। वो लिफ्ट के अंदर जाकर खड़ा हुआ तो वो भी अंदर आ गई। उसके सामने तनकर कहने लगी, मैं तुमसे समझ लूंगी अगर मैंने तुम्हें। वो बात पूरी न कर सकी। लिफ्ट झटके से ऊपर जाने लगी तो अपना तवाजुन कायम न रख सकी। अली पर आकर लत गई। क्या तुम इसी तरह समझने का दावा कर रही हो? उसने फौरन ही अलग होकर एक रॉड को पकड़ लिया। रॉड पर लगा हुआ रंग अभी कच्चा था। उसने अली से अलग रहने की धुन में रंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऊपरी मंजिल से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी गिर रही थी। अली ने एक हाथ से अपने चेहरे को साफ किया। उसने भी मिट्टी साफ करने के लिए हाथ फेरा तो हाथ में लगा हुआ रंग चेहरे पर जगह जगह लग गया। अली ने ऊपर पहुंचकर कहा, तुम्हारी जैसी बदहवास लड़की को आईना देखते रहना चाहिए। कार्टून लग रही हो। अब मैं तुम्हारी बातों में आकर आईना नहीं देखूंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? मुझसे ना पूछो, मेरी बात का जवाब दो। किस रिश्ते से लड़ने के लिए 13वीं मंजिल पर आई हो? क्या? वो चीख कर कहने लगी, ये 13वीं मंजिल है? नहीं, मैं 13वीं मंजिल पर नहीं आऊंगी। जवाब नहीं है। आ चुकी हो और कहती हो कि नहीं आऊंगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही कब था? वहां काम करने वाले पलट पलट कर राइमा को देख रहे थे और हंस रहे थे। वो एक मजदूर के पास आकर कहने लगी, क्यों हंस रहे हो? क्या मैं कार्टून नजर आ रही हूं? मजदूर ने कहा, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, आईना देख लो। यू शट अप, तुम अपने साहिब से मिले हुए हो। साहिब जो बोलता है वही बोलते हो। मैं आईना नहीं देखूंगी। फिर वो मजदूरों के इंचार्ज के पास आकर कहने लगी, तुम माकूल और संजीदा लगते हो, फिर मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? वो कहने लगा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, प्लीज आईना देखो। राइमा ने कनखियों से अली को देखा। वो मजदूरों को नक्शा दिखाकर कुछ हिदायत दे रहा था।
मौका गनीमत जानकर उसने फौरन ही पर्स से बेबी आईना निकालकर अपनी सूरत देखी। चीख पड़ी। अली ने पलट कर पूछा, अब क्या हुआ? वो घूंसा दिखाकर दांत किचकिचाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। वो हाथ मारती तो अली के लिबास पर भी रंग लग जाता। उसने दोनों हाथों को पकड़कर पूछा, तुम्हें पागलखाने से किस अहमक डॉक्टर ने छुट्टी दी है? वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख कर बोली, मैं पागल नहीं हूं। क्या यह पागल नहीं है कि मुझे तलाश करती हुई आई हो और मुझे ही इल्जाम दे रही हो कि तुम्हारे पीछे पड़ गया हूं? इंचार्ज ने पूछा, मिस तुम हो कौन और यहां क्यों आई हो? इस सवाल पर वो चौंकी। याद आया कि जॉन कॉर्लो के ख्यालात पढ़ने आई थी, लेकिन जॉन कॉर्लो उसे मामूली बातों से यूं उल्लू बनाता आ रहा था कि वो अपने आने का मकसद भूल गई थी। लेबर इंचार्ज ने उसे केरोसिन ऑयल और कपड़ा ला कर दिया ताकि वो चेहरे से रंग छुड़ा ले। वो आईना देखकर रोने लगी। इतने हसीन चेहरे की इंसल्ट हुई थी। फिर वो महंगा मेकअप और कीमती परफ्यूम इस्तेमाल करती थी। केरोसिन तेल की बू से उसे उबकाई आ रही थी। उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जॉन कॉर्लो ने उसे बहुत तंग किया था, मगर अजीब बात थी कि उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। इसके बावजूद गुस्सा दिखाना अच्छा लग रहा था। बाज लड़कियां तंग करने वाले जवानों को पसंद करती हैं। वो सोच में पड़ गई, क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूं? फिर उसने चौंक कर सोचा, मुझे क्या हो गया है? मैं इसके ख्यालात पढ़ना चाहती हूं, फिर दूसरी तरफ भटक जाती हूं। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी, इसके ख्यालात पढ़ूंगी। फिर वो आईना देखते देखते अली के अंदर पहुंच गई। उसके ख्यालात बताने लगे कि वो आबा व अजदाद के ज़माने से बड़े मुल्क में रहता है। उसने बड़े शहर के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हासिल किया है। पिछले 2 बरस से किंग फर्नांडो के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इंजीनियर की हैसियत से काम करता रहा है। पिछले 2 दिन से मौजूदा प्रोजेक्ट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। रहमा ने उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछा। उसके ख्यालात ने कहा, मेरे मम्मी और डैडी एक और शहर में हैं। एक बड़ा भाई तंजीम वाले मुल्क में है। उसकी सोच ने मम्मी के तौर पर लैला का पता बताया। वो एटलांटा में डमी शौहर के साथ रहती थी। तंजीम वाले मुल्क में रहने वाले बाबा साहिब के इदारे के एक जासूस का पता भाई के तौर पर बयान कर दिया। ये सारी बातें लैला ने उस पर अमल करते वक्त जहन नशीन करा दी थीं। राइमा ने अपनी टीम के सुराख रसानों को वो तमाम पते नोट करा दिए थे ताकि जॉन कॉर्लो के चोर ख्यालात की तस्दीक हो सके। फिर उसने पूछा, शादी हो गई? कॉर्लो की सोच ने कहा, मेरी जिंदगी में आज तक कोई लड़की नहीं आई। राइमा उसकी सोच में कहने लगी, मैं इतना खूबरू और स्मार्ट हूं, फिर मेरी जिंदगी में कोई हसीना क्यों नहीं आई? कार्लो की सोच ने कहा, यूं तो बेशुमार लड़कियां मुझ में दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन मेरा दिल किसी पर नहीं आता। मेरा दिमाग एक ऐसी हसीना की बातें करता है जिसे मैंने देखा नहीं है। वो ख्वाब में आती है। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। वो कहती है जल्द ही मेरी जिंदगी में आएगी। जब चेहरा साफ नजर नहीं आता तो सामने आने पर उसे कैसे पहचानोगे? मैं उसे नाम से पहचानूंगा। वो अपना नाम सिलवाना बताती है। वो उसके ख्यालात पढ़ने में गुम हो गई थी। इस बात का होश नहीं था कि चेहरा साफ हो गया है। फिर भी वो आईना देखती जा रही थी। अली ने उसके शाने को थपक कर कहा, घर जाकर आईना देखो, यहां काम हो रहा है। उसने चौंक कर अली को देखा, फिर कहा, मेरे चेहरे से केरोसिन तेल की बू आ रही है। मैं साबुन से मुंह धोना चाहती हूं। यहां वॉशरूम है? अली ने एक मजदूर से कहा, मिस को वॉशरूम दिखा दो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूं। तुम देख रही हो मैं बहुत मसरूफ हूं। वो दोनों हाथों से उसके बाजू को थाम कर कहने लगी, तुम्हारी मसरूफियत की ऐसी की तैसी, मेरे साथ चलो। तुम तो फ्री हो रही हो, अगर साथ ना चले तो तुम्हारी तवक्को से ज्यादा फ्री हो जाऊंगी। उसने काम करने वालों को देखा। वो सब तमाशा समझ कर देख रहे थे। वो मजबूरन उसके साथ लिफ्ट के जरिए नीचे आ गया। वहां उसकी आरसी रिहाइश के लिए केबिन बना हुआ था। राइमा उसके साथ केबिन के बेडरूम में आई, फिर वॉशरूम में जाती हुई कहने लगी, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें क्यों तलाश करती हुई आई हूं? वो कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, हाँ, क्यों आई हो? वॉश बेसिन में नलके से पानी की गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने कहा, मैं एक हकीकत बयान करूंगी तो तुम यकीन नहीं करोगे। यकीन कर लूंगा। मैं अक्सर तुम्हें ख्वाबों में देखती रही हूं। तुम आते हो और कहते हो, ढूंढने से खुदा मिल जाता है, मुझे ढूंढ लो, मेरा नाम जॉन कॉर्लो है। वो खामोश रहा। उसने पूछा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मेरे ख्वाब को बकवास समझ रहे हो? नहीं, मैं संजीदगी से सोच रहा हूं। दरअसल मैं भी एक लड़की को देखता रहा हूं। क्या तुम्हारा नाम पूछ सकता हूं? वो तौलिए से मुंह पोंछती हुई बेडरूम में आई, फिर कहने लगी, मेरा नाम सिलवाना है। अली हैरत से उठकर खड़ा हो गया।
राइमा उसके ख्यालात पढ़कर समझ गई थी कि वो सिल्वाना के नाम पर तड़प जाएगा। वो अनजान बनकर कहने लगी, क्या हुआ? हाँ, वो बात यह है कि मैं भी एक हकीकत बयान करूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। मैं ख्वाबों में ढूंढती हुई ताबीर तक पहुंची हूं। तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो, जो कहोगे उस पर यकीन करूंगी। मैं जिसे ख्वाब में देखता हूं वो अपना नाम सिल्वाना बताती है। वो करीब आकर कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हें ख्वाबों में कहा करती थी कि मेरा नाम सिल्वाना है। तुम्हें मेरा चेहरा साफ नजर नहीं आता है, लेकिन जब तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम मुझे नाम से पहचान लोगे। वो गर्दन में बाहें डालकर कहने लगी, और तुम पहचान गए हो? मेरी तलाश खत्म हो गई है। अली की जिंदगी में पहली बार कोई खूबसूरत और जवान लड़की इतने करीब आई थी। होश में आती तो वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता, लेकिन तनवीमी अमल ने जज्बात की गिरहें खोल दी थीं। लैला और सुल्ताना ने कुछ बुरा नहीं किया था। पहले पहल चाकू ईजाद हुआ था, जानवरों का शिकार करने और उनका गोश्त काट कर खाने के लिए, दुश्मनों को हलाक करने के लिए। लेकिन आदमी उससे दोस्तों का गला काटने लगा। हर अच्छी बात अच्छाई के लिए होती है, मगर लोग उससे बुराई का पहलू भी निकाल लेते हैं। लैला और सुल्ताना ने चाहा था कि वो जज्बात को पहले की तरह ना कुचलता रहे, बल्कि अब सानी से मोहब्बत करे, शादी करे और आइंदा खूबसूरत नस्ल पैदा करे। उन बेचारी बहनों ने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि सानी से पहले कोई दूसरी अली से टकरा जाएगी और वो सिल्वाना का नाम अपनाकर तनवीमी अमल का रुख बदल देगी। अली थोड़ी देर तक सहरज़दा सा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि सिल्वाना इतनी अच्छी क्यों लग रही है। वो अभी समझ ही नहीं सकता था कि यह महज सिल्वाना के नाम का शहर है जो तनवीमी अमल से चला है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद उसने अलग होकर कहा, यह बुरी बात है, गुमराही है। हम तालीम याफ्ता और महज़्ज़ब हैं, हमें मज़हब और कानून के मुताबिक मोहब्बत करनी चाहिए। राइमा उसके तिलिस्म से निकलना नहीं चाहती थी। अली की मोहब्बत के हर अंदाज में जादू था, हर बात में असर था। इस बात ने भी असर किया कि उसे आज के बदमाश दौर में इस कदर शरीफ नौजवान मिला है जो शराफत और तहजीब की खातिर हुस्न और शबाब से निकल आता है। वो खुश होकर कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी शरीक हयात बनकर सारी जिंदगी फख्र करूंगी। सिल्वाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं आज ही शादी करके आज ही तुम्हें अपनी धड़कनों से लगाना चाहता हूं, लेकिन इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। तुम्हारे वालिदैन राजी नहीं होंगे। मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैं जिस इदारे में हूं वहां मुझ पर यह पाबंदी आयद की गई है कि मैं 5 बरस तक शादी न करूं। तुम मेरी खातिर उस इदारे को छोड़ दो। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकती हूं, लेकिन उस इदारे के बड़े लोग बहुत ही खतरनाक हैं। पाबंदी तोड़ते ही वो मेरे अलावा तुम्हारी जान के भी दुश्मन हो जाएंगे। वो एक कुर्सी पर बैठ गया, फिर कहने लगा, मैं किसी की दुश्मनी से खौफजदा नहीं होता। तुमने करीब आकर मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी है। राइमा भी उसके लिए पागल हो रही थी। एक ख्याल सता रहा था कि जॉन कार्लो का ख्वाब सच्चा होगा और सचमुच कोई सिल्वाना उसकी जिंदगी में आएगी तो कार्लो उसे छोड़कर अपनी सिल्वाना का हो जाएगा। उससे पहले ही कार्लो को अपनाकर उसे यहां से कहीं दूर ले जाना चाहिए। कहीं दूर जाकर गुमनामी की जिंदगी गुजारने का ख्याल आया तो उसके अंदर बगावत के जज्बे उभरने लगे। जवानी में अपने महबूब की खातिर ऐसे ही फैसले होते हैं। वो हुक्मरानों को धोखा देकर अपना और कार्लो का रूप बदल कर बड़े मजे से एक आज़ाद और अज़दवाजी जिंदगी गुजार सकती थी। उसने सोचा अली को बता दे कि वो टेलीपैथी जानती है और टेलीपैथी जानने वालों के सरों पर हर लम्हा मंडलाती रहती है। वो उससे शादी करेगा तो उसे खतरात से खेलते हुए जिंदगी गुजारना होगी। फिर उसने सोचा, ज्यादा खतरात का जिक्र करूंगी तो हो सकता है ये घबरा कर साथ छोड़ दे। पहले इसे कुछ अरसे तक आजमाती रहूंगी, फिर टेलीपैथी के सिलसिले में इसे राजदार बनाऊंगी। अली ने पूछा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूं अपने इदारे को छोड़ने के बाद हम दोनों को छुप कर रहना होगा। इसके लिए तुम्हें भी अपनी मुलाजमत को छोड़ना होगा। तुम नाहक परेशान होती हो, मैं तुम्हारे दुश्मनों से निमट लूंगा। वो मामूली दुश्मन नहीं है, यहाँ के हुक्मरान हैं, फौजी अफसरान हैं। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनसे टकराना नादानी होगी और प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा बदल कर रहना दानिशमंदी होगी। हम इसी मुल्क में रहेंगे और कोई हमें पहचान नहीं सकेगा। तुम्हारी ये प्लानिंग अच्छी है। तुम जिस मंसूबे पर अमल करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं शाम को आऊंगी, हम कहीं रात का खाना खाएंगे और एक नई जिंदगी गुजारने के मुताल्लिक आखिरी फैसला करेंगे और उस फैसले पर फौरन अमल करेंगे। वो उसका हाथ थाम कर केबिन से बाहर आ गया। उस हसीना के हाथों में ऐसी चिकनाहट थी कि उसके हाथों से फिसलती जा रही थी। उसे छोड़ने का जी नहीं चाहता था, लेकिन वो छूट गई, उससे दूर हो गई।
जाने से पहले अपनी गुर्बत का नमूना छोड़ गई थी, जिसे वो देर तक याद करता रहा। सुपरवाइजर उसे बुलाने आया, लेकिन उसने आज काम करने से इनकार कर दिया। उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। वो हैरान था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज सिल्वाना ने क्या जादू कर दिया है। उसी की याद आ रही है, उसी की तमन्ना जारी है, और इसी तरह उसके अंदर जारी वो सारी रही तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, बस एक आशिक रहेगा। वो दूर जाने के बाद जान कॉर्लो के ख्यालात पड़ रही थी और खुश हो रही थी। दिल ही दिल में अज़्म कर रही थी कि हुकूमत से गद्दारी करेगी, हुक्मरानों से दुश्मनी मोल लेगी, मगर जान कॉर्लो की दोस्ती से पास नहीं आएगी। उसने अपनी रिहाइशगाह में पहुंचकर ख्यालखानी के जरिए जॉन लमोटा को अपने काम की रिपोर्ट पेश की। फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। सबसे पहले जॉन कार्लो पर तनवीमी अमल करके उसकी सोच और लहजे को बदलना होगा। फिर चेहरे को तब्दील करना होगा, क्योंकि जब वो रूपोश होंगे तो होली मैन और जॉन लमोटा तफ्तीश करते हुए किंग फर्नांडो के प्रोजेक्ट में आएंगे। वहां मालूम होगा कि जॉन कार्लो नामी इंजीनियर गायब है और वो राइमा के साथ देखा गया था। पासपोर्ट और शनाख्ती कागजात के दफ्तरों से जॉन कार्लो की तस्वीरें मिल जाएंगी। जॉन लमोटा तस्वीर की आंखों में झांक कर कार्लो के दिमाग में पहुंच जाएगा। वो एक बार रूपोश होने के बाद फिर जाहिर होना नहीं चाहती थी। इसके लिए जरूरी था कि जॉन कार्लो की शख्सियत और चेहरा बदल दिया जाए। वो शाम तक इस मंसूबे के हर पहलू पर गौर करती रही। बड़े मुल्की शहरियत के कागजात जारी करने वाले इदारे के अफसरान से दिमागी रब्ता किया। उनके दिमागों पर कब्जा जमा कर एक ऐसी जवान लड़की और जवान मर्द के कागजात और तस्वीरें हासिल की जो बरसों से लापता थे। इसके बाद एक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर के दिमाग में जगह बनाई। शाम को अली के पास आकर कहा, यह एक जवान की तस्वीर है और उसकी शहरियत के कागजात हैं। कागजात अपने पास रखो और एक तस्वीर प्लास्टिक सर्जरी के माहिर के पास ले जाओ। वो तुम्हारा चेहरा तब्दील कर देगा। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं बाद में आऊंगी और जब आऊंगी तो मेरा चेहरा भी तब्दील हो चुका होगा। ये मेरे आइंदा चेहरे वाली तस्वीर है। वो एक तस्वीर उसे देते हुए कहने लगी, हुकूमत के जासूस मेरी निगरानी करते रहेंगे, इसलिए शख्सियत की तब्दीली तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो चली गई। वो उसके मशवरे के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर के पास आ गया। राइमा उस माहिर के दिमाग में पहले से मौजूद थी और उस वक्त तक मौजूद रही जब तक उसने तस्वीर के मुताबिक जॉन कार्लो को एडी फिशर नहीं बना दिया। अब इस नए रूप में अली का नाम एडी फिशर हो गया था। राइमा ने उस माहिर के दिमाग पर इसलिए कब्जा जमाया था कि जब वो उसके दिमाग को आज़ाद छोड़े तो उसे याद न रहे कि कौन उसके पास सर्जरी के जरिए चेहरा तब्दील कराने आया था और उसने खुद अपने हाथों से कौन सा नया चेहरा बनाया है। जब अली पूरी तरह तब्दील होकर चला गया तो राइमा ने उस माहिर को आज़ाद कर दिया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर मास्कमैन के जरिए अपना चेहरा तब्दील करने लगी। अली से यह तय पाया था कि वो 2 घंटे कहीं गुजारेगा और फिर एक नाइट क्लब के डाइनिंग हॉल में आकर उसका इंतजार करेगा। ये इंतजार भी खत्म हो गया। राइमा एक नए रूप में उसके सामने आ गई। अली ने अपनी जेब से तस्वीर निकालकर उसे देखा, फिर कहा, मेरे पास ये तस्वीर ना होती तो तुम्हें कभी ना पहचानता। मुझे यकीन है हमारे दुश्मन ना हमें पहचानेंगे ना हम पर शुबा करेंगे। वो मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे तुम्हारा प्यार मिलता रहा तो मैं सारी दुनिया से तुम्हारी खातिर लड़ती रहूंगी। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा ठिकाना कहाँ होगा? मुझे ज़रा खामोशी से सोचने दो। मैं अभी इस सिलसिले में बात करूंगी, जब तक तुम खाने का ऑर्डर दे दो। वो सोच के जरिए एक ऐसे शख्स के पास पहुंची जो ज़रूरतमंदों को किराए पर गाड़ियां देता था। राइमा ने उसे एक कार में बिठाया, फिर ड्राइव करते हुए शहर से बाहर जाने पर मजबूर किया। एक जगह हाईवे पर उसे कार से उतारकर वापस शहर आने वाली एक बस में बिठा दिया। वो कार वीराने में रह गई। कार वाला अपने घर आ गया। राइमा ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो वह परेशान होकर सोचने लगा, मुझे कुछ हो गया था? मैं कुछ देर के लिए गायब दिमाग हो गया था? राइमा ने उसकी सोच में कहा, हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। एक जवान लड़की एक खूबरू मर्द के साथ आई थी। उसने एक कार किराए पर ली, फिर उसके जाते ही मैं दिमागी तौर पर गायब हो गया। वो तायद में यही बातें सोचने लगा। राइमा ख्यालखानी से वापस आ गई। वेटर खाने की डिशें उसके और अली के दरमियान रख रहा था। राइमा ने ये सब कुछ इस तरह किया था कि जॉन लमोटा के जासूस उसे तलाश करें तो हाईवे पर एक गाड़ी मिले। गाड़ी के जरिए उसके मालिक का मुहासबा करें तो पता चले कि एक लड़की किसी बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। इसके बाद ही कार का मालिक दिमागी तौर पर गायब हुआ था। यूं साबित हो जाता कि राइमा किसी जवान के साथ शहर से बाहर गई थी। फिर एक जगह वो गाड़ी छोड़कर किसी दूसरी गाड़ी या बस में दूसरे शहर की तरफ चली गई है। अब इसका नतीजा ये होता कि तलाश करने वाले उसे उस शहर में तलाश ना करते बल्कि किसी दूसरी तरफ भटकते रहते और वो अली के साथ इत्मीनान से इसी शहर में रहती। उसने मालूम किया था एक बूढ़ी खातून तन्हा एक मकान में रहती थी।
और उस मकान के कमरे आरजी रिहाइश के लिए किराए पर देती थी। राइमा ने सोच लिया था कि आज रात वहां पेइंग गेस्ट की हैसियत से अली के साथ रहेगी, फिर ख्यालखानी के जरिए बूढ़ी खातून के दिमाग पर, उसके मकान पर कब्जा कर लेगी। अली खामोशी से खाते हुए सोच रहा था, जब से सिल्वाना मेरी नज़रों के सामने आई है मुझे ये दुनिया हसीन लग रही है। जी चाहता है दिन रात अपनी सिल्वाना से मोहब्बत करता रहूं, लेकिन एक बात मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं मोहब्बत के चक्कर में इसका मोहताज हो गया हूं। ये जो कहती है उस पर अमल करता जा रहा हूं। इस नई जिंदगी की इब्तिदा में मेरी अपनी जहानत और अपनी अमली कोशिशें शामिल नहीं हैं। राइमा उसके चोर ख्यालात पढ़ रही थी और ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई सोच रही थी, मर्द को बहुत ज्यादा खुदसर नहीं होना चाहिए। अगर उसे थोड़ा थोड़ा मोहताज बनाकर रखा जाए तो वो हमेशा वफादार रहता है। मैं टेलीपैथी के जरिए इसे वफादार बनाकर रखूंगी। फिर वो कहने लगी, मैंने हर पहलू पर गौर किया है, हम हर तरह महफूज हैं। अब मैं तुम्हें फिशर कहकर मुखातिब करूंगी। तुम्हारा पूरा नाम एडी फिशर है और मेरा नाम पॉमेला जॉन है। ये तो हम हो चुके हैं, लेकिन हमारा ठिकाना कहाँ होगा? वो खाने के बाद अली को गेस्ट हाउस में ले आई। वहाँ एक कमरा हासिल किया। अली ने कमरे में आकर कहा, मुझे अपने लिए एक अलग कमरा लेना चाहिए। वो कहने लगी, हमने यहाँ की बूढ़ी मालिका के सामने खुद को मियाँ बीवी की हैसियत से पेश किया है, फिर तुम दूसरे कमरे में कैसे रात गुजारोगे? क्या हम एक कमरे में? मगर हमारी शादी नहीं हुई है। हो जाएगी। मैं लड़की हूँ, मुझे तुमसे डरना चाहिए, मगर तुम मुझसे डर रहे हो। बात डरने की नहीं है, हम इंसान हैं, बहक सकते हैं। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। वो वॉशरूम में आ गई, दरवाजे को अंदर से बंद करके अली के दिमाग में पहुंच गई। उसे बिस्तर पर ले गई। वो लेट गया, फिर आंखों को उसने बंद किया। राइमा ने उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। वो फौलादी जवान जो सुपर पावर के काबू में नहीं आता था, एक लड़की के हाथों में बेबस हो गया था। वो गहरी नींद में डूब गया था। राइमा वॉशरूम से निकलकर कमरे में आई। अली को मुस्कुरा कर देखा, फिर वहां से चलती हुई बूढ़ी खातून के कमरे के सामने आई। उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। उसके दिमाग में पहुंचकर उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर किया। खातून ने दरवाजा खोलकर उसे देखा, फिर पूछा, ताज्जुब है। मेरे दिल में बात आई कि दरवाजा खोलना चाहिए, कोई आया है और वाकई तुम आ गई हो। कभी ऐसी अजीब बातें हो जाती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में ये बात आ सकती है। तुमने खून की कशिश से दरवाजा खोला है। मुझे गौर से देखो, मैं तुम्हारी वो बेटी हूं जो 10 बरस पहले तुमसे बिछड़ गई थी। मेरा बाप मुझे तुमसे छीन कर ले गया था। खातून उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। फिर वो कहने लगी, 10 बरस में तुम बच्ची से जवान हो गई, सूरत बदल गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया। मैंने डैडी के पास तुम्हारी तस्वीर देखी थी। अपने डैडी की खास बातें और ख़ास आदतें बताओ। रहमा ने उसके ख्यालात पढ़कर जो मालूमात हासिल की थीं, उनके मुताबिक खातून के शौहर की खास खास बातें और आदतें बता दी। उसके बाद शुबे की गुंजाइश नहीं रही। खातून ने उससे लिपट कर कहा, ओ माई डार्लिंग बेबी, आखिर खुदा ने मेरी सुन ली। मैं तुम्हारे लिए तड़पती थी, दुआएं मांगती थी। मेरी ममता की दुआ आखिर पूरी हो गई। वो रायमा को चूम रही थी, खुशी से रो रही थी। रायमा ने कहा, मम्मा तुमने मेरा नाम डायना रखा था, लेकिन डैडी ने मेरा नाम बदलकर पॉमेला जॉन रख दिया था। अब तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है, तुम फिर से मेरी डायना बन जाओ। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पॉमेला जॉन के नाम से मेरी शादी एडी फिशर से हो चुकी है। अब मैं मिसेस पॉमेला फिशर कहलाती हूँ। ओह, याद आया, वो जवान जो तुम्हारे साथ यहाँ आया है, वो तुम्हारा शौहर मेरा दामाद है। मुझे उसके पास ले चलो। मुझे अपनी बेटी की पसंद को जी भर के देखने दो। उसे किस करूंगी। मम्मी वो अभी सो रहा है, उससे सुबह मुलाकात होगी। फिर तो तुम्हें उसके पास रहना चाहिए, वो अकेला है। मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम सो जाओगी तो फिशर के पास चली जाऊंगी। वो बूढ़ी के कमरे में उसके साथ आकर बिस्तर पर लेट गई। खातून ने कहा, मैं इतने बड़े मकान की मालिक हूं। तेरा बाप इस मकान को फरोख्त करके रकम किसी कारोबार में लगाना चाहता था। मैंने इनकार किया तो वो तुझे लेकर भाग गया। पिछली बातों को भूल जाओ मम्मी, सो जाओ। वो आंखें बंद करते हुए कहने लगी, मैंने दूसरी शादी नहीं की, दूसरी औलाद नहीं हुई। मेरी तमाम नकद रकम और ये मकान अब तुम्हारा है। मम्मी मैं इतनी दौलतमंद हूं कि तुम्हारा ये मकान मेरे लिए $1 के बराबर है। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, सो जाओ। वो उसके अंदर पहुंचकर उसे सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो सो गई। इधर से इत्मीनान हो गया कि कोई भी जासूस आएगा तो खातून उसे अपनी बेटी और फिशर को दामाद बताएगी।
दरअसल उसे अली की तरफ से परेशानी थी। अगर जॉन नमूडा किसी जासूस के जरिए उसके दिमाग में पहुंचता तो उसे मालूम हो जाता कि वो जॉन कार्लो है और उसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा बदल लिया है। इतनी ही मालूमात दूर तक इंक्वायरी के लिए काफी थी और उसके साथ वो खुद भी शायद पकड़ी जाती। उसने कमरे में आकर उसे देखा। वो गहरी नींद में था। वो दरवाजा अंदर से बंद करके उसके पास आ गई। बिस्तर के सिरे पर बैठकर उसे प्यार से देखने लगी। फिर देखते देखते उसके अंदर पहुंच गई। खाबीदा दिमाग को ट्रांस में लाना आसान था। उसने आसानी से उसे अपना मामूल बना लिया। उसने पहली बात जो उसके दिमाग में नक्श की वो ये थी कि वो जॉन कार्लो की पिछली जिंदगी भूल जाए। ये अजीब तमाशा हो रहा था। पहले अली तैमूर की जिंदगी भुलाकर जॉन कार्लो की शख्सियत उस पर थोप दी गई। अब जॉन कार्लो की शख्सियत को भुलाकर एडी फिशर बनाया जा रहा था। उसके एडी फिशर बनकर रहने से राइमा वहां के सुराग रसानों और जॉन नमूडा वगैरह से महफूज रह सकती थी। उसने अपनी हिफाजत के लिए और उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए इस झूठ को सच बनाकर जहन में नक्श कर दिया कि उनकी शादी हो चुकी है और वो मियाँ बीवी की हैसियत से जिंदगी गुजारते आ रहे हैं और इस गेस्ट हाउस की मालिक उसकी सास है। उसने हर पहलू से अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हुए इस पर अमल किया। फिर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसी कंबल में घुसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, दिमाग को ज़रूरी हिदायत दी और नींद में डूबती चली गई। दूसरी सुबह अली की आंख खुली तो उसने अपने पहलू में एक हसीना को देखा। अब उसे सिलवाना याद नहीं रही थी। तनवीमी अमल के मुताबिक याद आया कि वो पामेला जॉन है और उसकी बीवी है। ऐसा तो शायद ही किसी के साथ हुआ हो कि कुंवारा सोया हो और जागा हो तो शौहर होने की तोहमत लगी हो। सबूत के तौर पर बीवी पहलू में मौजूद थी। अगर सरहाने फलों की ट्रे रखी होती तो सुबह पता चल जाता कि इसमें से कुछ फल खाया गया है। लेकिन एडी फिशर को ऐसा फल मिल रहा था जिसे देखकर याद नहीं आ रहा था कि यह फल पहले कभी चक्का है या नहीं। तनवीमी अमल के मुताबिक उसका दिमाग इस मसले पर ज्यादा नहीं सोच सकता था। जो कुछ उसे मिल रहा था उसे कबूल करते रहने का वो पाबंद था। उसके मुतासरा दिमाग ने जो समझाया वो समझ गया। जिस राह पर चलाया उस राह पर चल पड़ा और जब चल पड़ा तो साथ चलने वाली की आंख खुल गई। लैला और सुल्ताना के होश उड़ गए। पहले लैला ने अली के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी। इस मकसद के लिए जॉन कार्लो की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया था, लेकिन इस लहजे वाला गुम हो चुका था। उसने 2-4 बार कोशिशें की। फिर ख्याल आया तनवीमी अमल में कोई खराबी पैदा हो गई होगी। अली तैमूर की शख्सियत तब्दील नहीं हो पाई है। यह सोचकर उसने अली के लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल खानी की परवास की। फिर भी वो ना मिला। तब कलेजा थक से रह गया। पहला ख्याल यही आया कि वो खुदा न खास्ता दुनिया से उठ गया है, इसीलिए मुर्दा दिमाग सोच की लहरों को कबूल नहीं कर रहा है। वो सुल्ताना के पास आई, उसे सारी रूताज सुनाई। सुल्ताना ने भी ख्याल खानी के तमाम हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन अली ना मिला। उसने कहा, लैला ये क्या हो रहा है? कहीं सोनिया सानी के साथ भी कोई गड़बड़ ना हुई हो? दोनों बहनों ने सानी के दिमाग की तरफ परवास की। वो मिल गई, खैरियत से थी। माजी को भूलकर खुद को सिलवाना जोसेफ समझ रही थी। सुल्ताना ने उस पर अमल करने के दौरान कहा था कि वो बड़े शहर जाएगी, वहां उसे मुस्तकबिल का जीवन साथी जॉन कार्लो मिलेगा। इस अमल के मुताबिक वो बड़े शहर पहुंच गई थी, लेकिन इस शहर में अली कहाँ था? जिंदा भी था या नहीं? आगे कुछ सोचकर कलेजा मुंह को आ रहा था। वो दोनों सानी के दिमाग से आ गईं। उसके पास बाद में भी जा सकती थीं। उन्होंने सोनिया के पास आकर ये बातें बताईं। उसे भी तशवीश हुई। उसने कहा, अभी अली के बारे में रसवंती से कुछ ना कहना, वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगी। तुम दोनों कुछ अपनी अकल से भी काम किया करो। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? सदमा कितना ही बड़ा हो, बदहवास नहीं होना चाहिए। तुम में से एक को किंग फर्नांडो के उस खास मुलाजिम के पास जाना चाहिए था, जो बड़े शहर में एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और जहां अली इंजीनियर की हैसियत से गया था। वाकई हमने इधर ध्यान नहीं दिया। मैं अभी जाती हूँ। अच्छी तरह इंक्वायरी करो कि अली प्रोजेक्ट में कब से कब तक ड्यूटी अटेंड करता था, किन अफराद से उसका राब्ता रहता था और आखिरी बार वहां कब देखा गया था। लैला उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज के पास गई। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के ख्यालात पढ़ते हुए पता चला एक हसीन और नौजवान लड़की सुबह मिलने आई थी। उससे मुलाकात के बाद अली ड्यूटी पर वापस नहीं आया। सुपरवाइजर ने शाम के वक्त उसे केबिन से बाहर जाते देखा। उसके बाद ही वो 2 दिन से लापता है। उस हसीन और जवान लड़की का ताल्लुक इंटेलिजेंस वालों से था और अब वो सरकारी सुराग रसां भी सख्ती से ये पूछते फिर रहे थे कि वो लड़की कहाँ है जो जॉन कार्लो से मिलने आई थी। इस तरह यह ख्याल कायम हो रहा था कि जॉन कार्लो उस लड़की को साथ लेकर कहीं गया हुआ है,
लैला ने सुपरवाइजर के ख्यालात पढ़कर मालूम किया था शाम को जॉन कार्लो कैबिन से निकलकर जाते वक्त सुपरवाइजर से यह कह गया था कि वो अपनी सिल्वाना से मिलने जा रहा है। सुल्ताना मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करती हुई सरकारी सुराग रसानों के पास पहुंच गई। उनके ख्यालात ने बताया वो जॉन लमूटा के मातहत हैं। उनके साथ जो लड़की थी वो टेलीपैथी जानती थी और उसका नाम राइमा जॉन था। दोनों बहनें कड़ी से कड़ी मिलाती हुई सोनिया के पास आईं। वो तमाम बातें सुनकर कहने लगी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अली सलामत है, उसे राइमा कहीं ले गई है। लैला ने कहा, यह बात समझ में आ रही है। सोचने की बात है कि राइमा ने अली को अपना नाम सिल्वाना क्यों बताया। इसलिए कि वो अली उर्फ जॉन कार्लो के ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुकी थी कि कार्लो को किसी सिल्वाना का इंतजार है और आइंदा अपनी जिंदगी में आने वाली सिल्वाना को वो सूरत से नहीं पहचानता है। इसी बात से राइमा ने फायदा उठाया है। सोनिया ने कहा, और ये बात भी समझ में आती है कि उस लड़की ने अली पर अमल करके उसके दिमाग से जॉन कार्लो की शख्सियत और लबो लहजा भुला दिया है। उस पर नई शख्सियत की छाप लगाई है और उसका लहजा बदल चुका है। इसीलिए वो तुम्हारी सोच की लहरों को नहीं मिल रहा है। सुल्ताना ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सानी और अली की शादी कराने के लिए ये चक्कर चलाएंगे तो कोई दूसरा ख्याल खानी करने वाला खुद सिल्वाना बनकर उसे ले जाएगा। सोनिया ने कहा, सच पूछो तो मैंने भी इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। खुदा का शुक्र है कि अली की सलामती का यकीन हो रहा है। अब वो जहां भी है उसे तुम दोनों सानिया के जरिए तलाश कर सकती हो। बेहतर है उसके पास जाओ। लैला ने और सुल्ताना ने सोनिया सानी के मुताल्लिक ये प्रोग्राम बनाया था कि वो सिल्वाना की हैसियत से शिकागो पहुंचेगी तो वो ख्याल खानी के जरिए उसकी माकूल रिहाइश का इंतजाम करेंगी। उधर सानिया एक होटल के कमरे में एक रात गुजारने आई थी। उसने शाम के अखबार से कुछ ऐसे पते नोट किए थे जहां किराए पर कॉटेज बंगले और एक कमरा किसी लड़की या औरत के साथ मुश्तरका रिहाइश के लिए मिल सकता था। पेइंग गेस्ट हाउसेस और हॉस्टल के कमरों के इश्तहारात से भी पते लिख कर रख लिए थे। दूसरी सुबह वो माकूल रिहाइशगाह की जगह हासिल करने के लिए उन पतों पर जाने वाली थी। लैला ने सुल्ताना से कहा, हमें एक ठोकर से सबक हासिल करना चाहिए। राइमा ने ख्याल खानी के जरिए जॉन कार्लो के ख्यालात पढ़ लिए और उसे हासिल करने के लिए सिल्वाना बन गई। कोई और ख्याल खानी करने वाला सानी के ख्यालात पढ़कर जॉन कार्लो बनकर उसे धोखा दे सकता है। सुल्ताना ने तायद की, ठीक कहती हो। सानी पर तुमने अमल किया था, फिर अमल करो। उसके जहन से कार्लो का नाम मिटा दो और यह बात नक्श कर दो कि वो अपने मिजाज के मुताबिक किसी मर्द से मुतासिर नहीं होगी। लैला ने उस रात सानी की मिजाज में थोड़ी तब्दीली कर दी। पहले जो आशिक मिजाजी उभारी गई थी उसे ख़त्म कर दी। लैला और सुल्ताना ने ठीक ही सोचा था कि सानी को धोखा देने के लिए कोई दूसरा जॉन कार्लो बनकर उसके पास आ सकता है। वाकई दूसरा जॉन कार्लो पैदा हो गया था। वो सानी या सिल्वाना को जानता नहीं था। जॉन कार्लो बनने वाले अली को भी नहीं जानता था। वो ना किसी का दोस्त था न दुश्मन। वो एक मामूली चोर था। उसके पास चोरी का हौसला था लेकिन अकल नहीं थी। उसकी शामत आई थी कि चोरी करने के लिए जॉन कार्लो यानी अली के केबिन का लॉक तोड़कर अंदर गया था। ये उस वक्त की बात है जब अली एडी फिशर बन गया था और राइमा के साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए अपना केबिन छोड़कर गेस्ट हाउस में चला गया था। चोर को केबिन में कुछ नकद रकम मिली। पहनने के लिए 4 जोड़े मिले। वो चारों जोड़े अली ने इस्तेमाल के बाद एक बास्केट में डाल दिए थे। मेज पर जॉन कार्लो के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे ज़रूरी कागजात थे। वो ये सारी चीज़ें ही समेट कर ले गया। वो केबिन से निकला तो उसके एक हाथ में अटैची थी। जेब में काफ़ी रकम थी। वो टैक्सी में उस हॉस्टल की तरफ जाना चाहता था जहां एक कमरे में किराएदार के तौर पर रहता था। रास्ते में टैक्सी से पहले पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। अफसर ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नॉर्थ में जा रहा हूँ। टैक्सी या बस का इंतज़ार है। कहाँ से आ रहे हो? उसने किंग फर्नांडो की बिल्डिंग प्रोजेक्ट का पता बताकर कहा, मैं उस प्रोजेक्ट में इंजीनियर हूँ। मेरा नाम जॉन कार्लो है। उसने वो कागजात दिखाए जिनके जरिए जॉन कार्लो की तकर्रुरी इंजीनियर की हैसियत से की गई थी। वो कागजात देखकर पुलिस वाले मुतमईन हो गए, अपनी गाड़ी में चले गए। वो खुश होकर बुड़बुड़ाया, वाह क्या बात है, इन कागजात ने मुझे ऐसा इंजीनियर बना दिया है कि पुलिस वाले मुतमईन हो जाते हैं। आइंदा मैं यही कागजात और यही नाम इस्तेमाल करूंगा। वो खुशी मनाने के लिए एक बार में आकर बैठ गया। 2-4 पैक हलक में उतारने के बाद हॉस्टल के कमरे में आ गया। उसे केबिन में एक अलमारी से $4,500 मिले थे। वो 1 माह तक दूसरी चोरी किए बगैर गुजारा कर सकता था। लिहाजा फैसला किया कि कहीं से बड़ी रकम हाथ लगने का चांस होगा तो वो वारदात करेगा, वरना महीने भर आराम करेगा। दूसरे दिन उसका इत्मीनान खत्म हो गया। कुछ नामालूम लोग एक खूंखार कुत्ते के साथ हॉस्टल के कमरे में आए थे। वो मौजूद नहीं था।
हॉस्टल के मालिक ने मास्टर की के जरिए उसका कमरा खोलकर उन अजनबी लोगों को अंदर जाने दिया। कमरा खुलते ही कुत्ता झपट कर एक कोशे में गया जहां अली के उतारे हुए कपड़े पड़े हुए थे। चोर उन्हें चुरा कर ले आया था, लेकिन बेपरवाही से एक गोशे में फेंक कर भूल गया था। उन्हें सुबह ही लॉन्ड्री में दे देता तो कोई कुत्ता उन कपड़ों की बू सूंघता हुआ दुश्मनों को वहां तक न लाता। अब वो अजनबी लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसका असल नाम मालूम हो गया था। हॉस्टल में उसने अपना नाम रॉजर मैट लिखवाया था। जब उसके कमरे की तलाशी ली जा रही थी तो वो एक बार में बैठा पी रहा था। उसके एक साथी ने आकर कहा, तुम यहां मौज कर रहे हो, उधर जासूस लोग एक कुत्ता लेकर तुम्हारे कमरे में गए हैं। वो कुत्ता तुम्हारी बू सूंघकर हॉस्टल तक पहुंचा है। उसके बाद तुम्हारी तरफ पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वो फौरन ही वहां से उठकर बाहर आ गया। ये जानता था कि पुलिस कुत्ते किस तरह मुजरिमों की बू सूंघते हुए उनके सरों पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो कुत्ता कानून के मुहाफिजों को उसके पास लाता, वो बहुत दूर भाग जाना चाहता था। इन हालात में फौरी तौर पर बचाव के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं वही उसने किया। सबसे पहले रेडीमेड मेकअप का सामान खरीदा। एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर दाढ़ी मूछों का इजाफा किया। उसकी आंखें नीली थीं। उसने दूसरे लेंसेस लगाए जिससे आंखें सियाह नजर आने लगीं। एक सैलून में जाकर अपने सुनहरे बालों को भी सियाह करा लिया। वो जो कुछ कर रहा था उसमें उसकी जहानत का दखल नहीं था। उसने जासूसी नॉवेलों में जो कुछ पढ़ा था उस पर अमल कर रहा था। मेरी दास्तान का ये मशहूर वाक़या हर मुल्क की इंटेलिजेंस की फाइलों में है कि जब सोनिया मेरी दुश्मन थी और एक कुतिया की तरह मेरी बू सूंघकर मेरी हर पनाहगाह तक पहुंच जाती थी, तब मैंने बचाव का अनोखा तरीका इख्तियार किया था। अपने जिस्म पर खुशबू स्प्रे कर लिया करता था जिससे मेरे बदन की मखसूस बू गुम हो जाती थी और सोनिया मुझे तलाश करने में नाकाम रहती थी। इंटेलिजेंस की बहुत सी फाइलों की गैर मामूली बातें राइटरों तक पहुंचती हैं, फिर वो जासूसी नॉवेलों में लिखी जाती हैं। ऐसे ही किसी नॉवेल में रॉजर मैट ने पढ़ा था कि परफ्यूम के जरिए आर्जी तौर पर बू सूंघने वाले कुत्तों से निजात मिल जाती है। इसलिए उसने परफ्यूम की 2-4 शीशियां खरीद ली थीं। परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद लाजमी था कि किसी कमरे वगैरह की चारदीवारी में रहा जाए ताकि खुशबू देर तक कमरे की महदूद फ़ज़ा में रहे। खुली फ़ज़ा में खुशबू जल्द ही उड़ जाती है। इसलिए उसने एक होटल में कमरा लिया। वहां बैठकर वो टीवी और रेडियो के जरिए न्यूज़ बुलेटिन सुनता रहा। बार बार खिड़की के बाहर देखता रहा। एक बार सामने वाले फुटपाथ पर कुछ लोग एक कुत्ते के साथ नजर आए। वो सड़क पार करके होटल की तरफ आ रहे थे। रॉजर की तो जान निकल गई। उसने खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और बहुत सारा परफ्यूम अपने लिबास पर स्प्रे कर लिया। कमरे में भी खुशबू छिड़कती। फिर एक सोफे पर दुबक कर इंतजार करने लगा। दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा कि कुत्ता मर जाए। अगर वो अकल से काम लेता तो कुत्ते से खौफजदा ना होता। वो घबराहट और बदहवासी में ये ना सोच सका कि कुत्ता उसका पीछा क्यों करेगा। वो अपना लिबास या रुमाल वगैरह केबिन में छोड़कर नहीं आया था। कुत्ते को उसकी बू नहीं मिल सकती थी। अलबत्ता जॉन कॉर्लो के बदन से उतरे हुए कपड़े लाया था। वो कुत्ता जॉन कॉर्लो के बदन की बू सूंघता हुआ हॉस्टल के कमरे में पहुंचा था और वो जासूस रॉजर को नहीं, जॉन कार्लो को तलाश कर रहे थे। रॉजर गिरफ्तार होता तो सिर्फ ये पूछा जाता कि जॉन कार्लो के कपड़े उसके कमरे में कैसे आ गए थे। जॉन लमूडा के जासूस एक तरबियत याफ्ता कुत्ते के जरिए राइमा और जॉन कार्लो को तलाश कर रहे थे। उन्हें राइमा की रिहाइशगाह से उसके बदन की उतरन मिली थी। इसी तरह केबिन से जॉन कार्लो का एक रुमाल मिला था। उन कपड़ों के जरिए वो कुत्ता उन दोनों के जिस्मों की मखसूस बू से आशना हो चुका था। उधर राइमा गाफिल नहीं रहती थी। कई जासूसों के दिमागों में पहुंचकर अपने खिलाफ होने वाले इक़दामात के मुताल्लिक मालूम करती रहती थी। उसे मालूम हो गया था कि उसकी रिहाइशगाह से जासूस उसके बदन की उतरन ले गए हैं। यह बात समझ में आ गई कि अब कुत्तों के जरिए उन्हें तलाश किया जाएगा। वो उस दिन अली के साथ डोमेस्टिक फ्लाइट से एक और शहर गई, फिर वहां से जजीरा हवाई चली गई। वो समंदर पार उस जजीरे में अली के साथ फिलहाल महफूज रही, लेकिन वो बेचारा रॉजर मैट फंस गया था। बल्कि फंसा भी नहीं था। कुत्ते को उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। सिर्फ जासूस उसे इसलिए तलाश कर रहे थे कि जॉन कार्लो के कपड़ों के मुतालिक पूछना चाहते थे कि वो कपड़े हॉस्टल के कमरे में कैसे पहुंच गए। वो बड़ी देर तक सहमा हुआ सोफे पर बैठा रहा, मगर वो कुत्ता जासूसों को उस कमरे में नहीं लाया। किसी ने आकर दस्तक नहीं दी। फिर उसने फ़ोन के जरिए वेटर को बुलाया। जब उसने आकर दरवाजे में दस्तक दी तो फिर घबरा गया। अंदर से पूछने लगा, कौन है? बाहर से वेटर ने कहा, रूम सर्विस। उसने दरवाज़ा खोल दिया। फिर पूछा, और कोई है? जी मैं अकेला हूं। आपने एक ही वेटर को बुलाया था? हाँ ठीक है, कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी ले आओ। वो जाने लगा। उसने कहा, और सुनो, काउंटर पर मुझे कोई पूछने आया था। सर काउंटर नीचे है,
मेरी ड्यूटी यहाँ ऊपर है। क्या मैं मालूम करूं? नहीं, मैं रिसेप्शन से मालूम कर लूंगा। वेटर चला गया। कॉरिडोर में दाएं बाएं कोई दुश्मनुमा आदमी नजर नहीं आ रहा था। किसी कुत्ते की परछाई भी नहीं थी। फिर एक लड़की दिखाई दी। वो शाने से बैग लटकाए आ रही थी। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हसीन थी। वो उसका अंदाज और उसका सरापा देखकर कमरे के अंदर जाना भूल गया, जबकि वो बाहर निकलते हुए डर रहा था। वो सोनिया सानी थी। सिल्वाना जोसेफ की हैसियत से एक रात होटल में रहने आई थी। दूसरे दिन कोई छोटा सा कॉटेज या हॉस्टल का कमरा किराए पर हासिल करने वाली थी। वो अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई उसके सामने से गुजरते हुए रुक गई। उसे सर से पांव तक देखते हुए कहने लगी, क्या तुम परफ्यूम से नहाते हो? वो सोच भी नहीं सकता था कि एक हसीन लड़की उसे मुखातिब करेगी। वो जल्दी से कहने लगा, जी हाँ, जी नहीं तो वो बात यह है कि वो बोलते बोलते रुक गया। सोचा, ये लड़की जासूस है, नीचे काउंटर पर कुत्ते को छोड़कर आई है। ये शुबा होते ही उसने लपक कर सानी का हाथ पकड़ा, फिर उसे कमरे में खींचकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। सानी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या इरादा है? वो उस पर हमला करने के अंदाज में तनकर कहने लगा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करना। कुत्ता कहाँ है? क्या कुत्ते को भी परफ्यूम लगाओगे? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। मेरे ये दोनों हाथ फौलाद के बने हुए हैं। मैंने गर्दन दबोच ली तो सांस बाहर हो जाएगी। मुझे पता नहीं था कि तुम फौलादी रोबोट हो। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो कहने लगा, हाथ पीछे करो, मैं सिर्फ दोस्तों से हाथ मिलाता हूं। अगर तुम सलामती चाहती हो तो मेरे साथ इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते से होटल से बाहर चलो। अगर वो कुत्ते को लेकर बाहर आएंगे तो मैं तुम्हें यरगमाल बनाकर तुम्हें रिवॉल्वर के निशाने पर रखकर उन्हें कुत्ते के साथ वापस जाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला। वो हंसकर कहने लगी, इसे चलाओगे कैसे? फायरिंग की आवाज सुनते ही कुत्ते वाले इधर आ जाएंगे। वो झुंझुलाकर कहने लगा, क्या मुश्किल है, तुम मेरे फौलादी हाथों से नहीं डरती हो? रिवॉल्वर को देखकर हंस रही हो। क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अजीब गधे हो। मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहती हूं, तुम मुझे जबरदस्ती यहां ले आए और अब कहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूं। वो बेयकीनी से कहने लगा, तुम मेरे साथ वाले कमरे में रहती हो? मुझे मालूम होता कि पड़ोस में खुशबूदार गधा रहता है तो मैं यहां ना रहती। बाय द वे, तुम्हारे हवास पर कुत्ता क्यों छाया हुआ है? कुछ लोग कुत्ते के जरिए मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। क्या तुमने इस होटल में या होटल के आसपास एक कुत्ते को कुछ लोगों के साथ देखा है? हाँ, मैं बाहर से आ रही हूं। 3 अफराद एक कुत्ते को लेकर कार में बिठाकर ले जा रहे थे। क्या सच कह रही हो? वो कहाँ गए हैं? ये तो मैं उनसे पूछना भूल गई। क्या मैं पूछ कर आऊं कि तुम उन्हें पूछ रहे हो? नहीं, उनसे यह ना कहना कि मैं यहां हूं। सिर्फ इतना पूछ कर आओ कि वो कहाँ गए हैं। तुम गैर मामूली गधे हो। जब वो जा चुके हैं तो क्या मैं तुम्हारे बाप से पूछ कर आऊंगी? वो जाने लगी। उसने धमकी दी, रुक जाओ, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। वो आराम से चलती हुई दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोलकर कहने लगी, मैंने आज तक किसी गधे को रिवॉल्वर चलाते हुए नहीं देखा। ये कहते ही वो दरवाजा खुला छोड़कर चली गई। वो हैरानी से बुड़बुड़ाने लगा, कमाल है, क्या मैं सूरत से रिवॉल्वर चलाने वाला नहीं लगता? वो तेजी से चलता हुआ बाहर आ गया। साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर आकर देखा। वो अलमारी से कपड़े निकालकर अटैची में रख रही थी और कह रही थी, मुझे मालूम था तुम पीछा नहीं छोड़ोगे, इसलिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। तुम किसी पहलू से नॉर्मल नहीं लगते। नॉर्मल तुम नहीं हो, रिवॉल्वर को खिलौना समझ रही हो। वो उसके करीब आ गई, फिर रिवॉल्वर को उसके हाथ से लेकर उसकी जेब में रख दिया। वो कहने लगा, देखो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अभी गोली चला सकता हूं, मगर मैं मर्द कातिल हूं, किसी औरत को कत्ल नहीं कर सकता। अगर मर्द कातिल हो तो मेज पर रखे हुए गिलास का निशाना लगाओ। उसने जोश में आकर मर्दानगी साबित करने के लिए जेब से रिवॉल्वर निकाला, फिर निशाना लेकर गोली चला दी। गिलास टूटकर चकनाचूर हो गया। वो कहने लगी, गिलास तो बड़ी चीज है, छोटी चीज पर निशाना लगाओ। अलमारी में जो चाबी का सुराख है उसमें गोली मारो। उसने पलटकर की होल का निशाना लिया, फिर गोली ताक दी। सानी ने कहा, शाबाश, अब जितनी जल्दी भाग सकते हो इमरजेंसी एग्जिट से निकल भागो। 2 फायरों की आवाज पूरे होटल वालों ने सुनी होगी। सिक्योरिटी का अमला अपनी गनें लेकर लिफ्ट के जरिए आ रहा होगा। वो बौखला गया। उसने मर्द कातिल होने का सबूत देने और सही निशानेबाजी का मुजाहरा करने की धुन में यह नहीं सोचा कि फायरिंग की आवाज दूर तक जाएगी। वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आ गया। बाहर कॉरिडोर में दूसरे कमरों से लोग निकल रहे थे, मालूम करना चाहते थे कि फायरिंग कहाँ हुई है।
रॉजर के हाथ में रिवॉल्वर देखकर कितनी ही औरतों की चीखें निकल गई। मर्द दरवाजों के पीछे चले गए। वो झुंझलाकर सानी से कहने लगा, तुमने मुझे उल्लू बनाया है। सॉरी, मुझे गधे को उल्लू बनाने का कमाल नहीं आता है। तुम भागने में देर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसी वक्त दूर कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर लिफ्ट का दरवाजा खुला। होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स गने लिए हुए कॉरिडोर में दाखिल हो गए। वो पलटकर भागता हुआ उस जीने की तरफ गया जो इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर इस्तेमाल होता था। गार्ड्स दौड़ते हुए आए, सानी के कमरे के सामने रुक गए। अफसर ने पूछा, मिस तुम खैरियत से हो ना? जी हाँ। उसने 2 फायर किए थे। अनाड़ी था इसलिए मैं बच गई। फिर वो गार्ड्स इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चले गए। सानी अपना अटैची उठाकर जाने लगी। अफसर ने उसके साथ चलते हुए कहा, मिस अभी तुम नहीं जा सकती, पुलिस को बयान देना जरूरी है। मैं पुलिस को बयान देने के लिए ऐसे होटल में नहीं रहूंगी जहां चोर डाकू रिवॉल्वर लेकर लूटने आते हैं। दूसरे कमरे के सामने खड़े हुए लोग तायद करने लगे। बिल्कुल ठीक कहती है ये लड़की, हम भी यहाँ खतरा महसूस कर रहे हैं। हम किसी दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। होटल की इंतजामिया के लोग परेशान हो गए थे। इस फ्लोर के तमाम लोग होटल छोड़ने की बातें कर रहे थे। उनकी देखा देखी दूसरे फ्लोर के लोग भी खुद को गैर महफूज समझ सकते थे। वो सब लोगों को समझाने लगे। मैनेजर ने इंचार्ज से कहा, मिस सिल्वाना जा रही है, इसे रोकोगे और वो यहाँ फिर क़याम करने पर राजी हो जाएगी तो दूसरे लोग भी रुक जाएंगे। हमें किसी भी कीमत पर होटल को बदनामी से बचाना है। हर कमरे में फ़ोन के जरिए कहा जा रहा था कि आप हजरात होटल छोड़ने का फैसला उजलत में ना करें। यहाँ कोई चोर डाकू आने की जरूरत नहीं करता है। हकीकत कुछ और है। हम आधे घंटे के अंदर हकीकत पेश कर देंगे। प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए फ़ैसला बदल दें। इंचार्ज ने सानी से कहा, प्लीज़ आप 5 मिनट के लिए हमारे बॉस से मुलाकात करें, फिर आपकी मर्जी हो तो चली जाएं। मैनेजर ने उसका बैग काउंटर के पीछे रख दिया। उसे साथ लेकर लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में ले आया। वो बेसमेंट कारों की पार्किंग के लिए था। उसके नीचे एक तहखाना था जहां दूर तक तरह तरह का जुआ खेलने वाले नजर आ रहे थे। वहां जुए खाने का बैंक और होटल वगैरह के अकाउंट और इंतजामिया के दफातर थे। वहीं एक शानदार केबिन में होटल का मालिक मौजूद था। उसने सानी से कहा, मिस सिल्वाना, होटल को बदनामी से बचाने के लिए हमारा साथ दो। ये कह दो कि वो चोर डाकू नहीं था। फिर मुझे क्या कहना चाहिए? ये कि वो तुम्हारा एक सरफिरा आशिक था, तुम्हें जबरन अपने साथ ले जाना चाहता था। तुमने इनकार किया तो उसने तुम पर गोलियां चलाई। सॉरी मिस्टर, मेरा कोई आशिक नहीं है और मैं इश्क के मामले में बदनाम नहीं होना चाहती। तुम्हारी ज़रा सी बदनामी से इतने बड़े होटल की नेकनामी बहाल हो जाएगी। यह तुम्हारे सामने मेज़ पर माइक रखा हुआ है। इसे ऑन करने के बाद तुम्हारी आवाज़ पूरे होटल में सुनाई देगी। होटल में तमाम क़याम करने वालों को मुखातिब करके तुम्हें जो कहना है वो इस कागज़ पर लिखा हुआ है। इसे पढ़ो और कहते जाओ। केबिन के दरवाजे पर 2 बॉडी बिल्डर पहलवान नजर आए। उनकी सूरत और आंखें बता रही थीं कि वो जालिम, बेरहम और जल्लाद हैं। बॉस ने रिवॉल्वर निकालकर दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। अगर चिल्लाना चाहोगी तो मैं गोली मार दूंगा। सानी ने मुस्कुरा कर कहा, उस अहमक ने भी मुझे रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी थी। किसकी बात कर रही हो? जिसकी बात की जा रही थी वो रॉजर मेट भागता हुआ होटल से दूर निकल आया था। फिर एक रेस्टोरेंट के टॉयलेट में जाकर अपने चेहरे से दाढ़ी मूछें हटाने वाला था ताकि होटल वाले न पहचान सकें और वो कुत्ते वालों से छुपने के लिए फिर कोई नया मेकअप कर ले। बहरहाल कुत्ता उसके पीछे नहीं था। हॉस्टल के कमरे में जाकर तलाश करने वालों को जॉन कार्लो के कपड़ों के अलावा रॉजर मेट की एक तस्वीर मिली थी। वो तस्वीर जॉन लमूडा के पास पहुंचाई गई थी। लमूडा ने तस्वीर की आंखों में झांक कर देखा। उसे रॉजर मेट के दिमाग में जगह मिल गई। उस वक्त वो होटल के कमरे में सानी को रिवॉल्वर दिखाकर धमकियां दे रहा था। लमूडा ने पहले रॉजर के ख्यालात पढ़े। पता चल गया कि वो एक मामूली चोर है और जॉन कार्लो या राइमा के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता है। सानी रॉजर को जितनी जहानत से बेवकूफ़ बना रही थी उसने लमूडा को मुतासिर किया। वो सानी के पास आकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला उसका नाम सिल्वाना जोसेफ है। उसने सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तहानात पास किए हैं। कंप्यूटर कोर्स भी मुकम्मल कर चुकी है। कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी है। उसके ख्यालात पढ़ने के दौरान होटल का इंचार्ज उसे तहखाने में बॉस के पास ले गया था। जब बॉस ने रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे पर 2 बॉडी बिल्डर रास्ता रोकने आ गए तो जॉन लमूटा की दिलचस्पी बढ़ गई। अब वो देखना चाहता था कि आगे रिवॉल्वर और पीछे ज़बरदस्त फाइटर हैं। ये लड़की सिल्वाना इस सिचुएशन में क्या कर सकती है? और वो थी कि मुस्कुराकर रिवॉल्वर दिखाने वाले बॉस से कह रही थी, उस अहमक ने भी मुझे रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी थी। बॉस ने पूछा, किसकी बात कर रही हो? सनी ने कहा,
वही जो चोरी करने मेरे कमरा नंबर 707 में आया था। उसने 2 बार मुझ पर गोलियां चलाईं। बॉस ने कहा, उसे भूल जाओ और मेरे होटल वालों के सामने बयान देने के लिए अपने सामने वाले माइक के बटन को दबाओ। सानी ने पूछा, तुम चाहते हो कि मैं होटल में क़याम करने वालों के सामने उसे चोर ना कहूं? हाँ, ये बयान दो कि वो तुम्हारा आशिक था, तुम्हें गन पॉइंट पर यहां से जबरन ले जाना चाहता था। ऐन वक्त पर होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच गए और वो भाग गया। वो मेरा कोई आशिक नहीं था, चोरी करने आया था। तुम अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए मुझे बदनाम करना चाहते हो। लड़की, मैं जो कह रहा हूं वो इस कागज पर लिखा हुआ है, तो माइक के सामने इसे पढ़ती जाओ। अगर मैं इनकार करूं तो ये दोनों बॉडी बिल्डर तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, और अगर शोर मचाओगी तो मैं गोली मार दूंगा। वो हंसने लगी, फिर कहने लगी, पता नहीं तुम जैसे अहमकों को रिवॉल्वर का लाइसेंस कैसे मिल जाता है। क्या तुम्हें पता है कि हमारी ये गुफ्तगू तमाम होटल वाले सुन रहे हैं? उसकी ये बात सुनकर जॉन लमूटा चौंक गया। वो उस वक्त बॉस के दिमाग में था ताकि उसे सिल्वाना पर फायर न करने दे। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इस कदर ज़हीन होगी। खतरे के वक्त भी हवास काबू में रखकर दुश्मनों की खुशफहमी और गफलत से फ़ायदा उठाकर उसने माइक के बटन को ऑन कर दिया होगा और होटल में क़याम करने वाले लोगों को उसके ट्रैप किए जाने की खबर मिल रही होगी। जॉन लमूडा ने बेसाख्ता कहा, शाबाश, इसे कहते हैं गैर मामूली जहानत। बॉस उछलकर खड़ा हो गया था, बेयकीनी से माइक के बटन को देखना चाहता था। सानी ने माइक उठाकर कहा, दूर से खाक नजर आएगा, करीब से देखो। ये कहते ही उसने माइक को रिवॉल्वर पर मारा। बॉस इसके लिए तैयार नहीं था। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर बॉडी बिल्डर के कदमों की तरफ चला गया। एक ने झुककर उसे उठाना चाहा तो मुंह पर ठोकर लगी। वो कर्राता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। दूसरे ने उस पर छलांग लगाई। वो उछलकर एक तरफ हो गई। छलांग लगाने वाला मेज से टकरा गया। मेज की दूसरी तरफ बॉस था। वो बॉडी बिल्डर से टक्कर खाने वाली मेज से टकराकर कुर्सी समेत उलट गया था। जब वो तीनों अपनी अपनी जगह से उठे तो सानी के हाथ में रिवॉल्वर देखकर ठंडे पड़ गए। दूसरी तरफ जॉन लमूडा वाह वाह कर रहा था। होलीमैन ने पूछा, किस बात पर झूम रहे हो? मैं एक ऐसी लड़की के दिमाग में हूं जो क़यामत है, क़यामत। बाय गॉड, मैंने ऐसी जहानत, ऐसी फुर्ती, चालाकी और फाइटिंग का ऐसा अंदाज आज तक नहीं देखा। जरा ठहरो, मैं आता हूं। वो फिर सानी के पास आ गया। वो होटल के गुंडे मालिक से कह रही थी, माइक उठाकर देखो, मैंने बटन ऑन नहीं किया था। तुम्हारे हाथ से रिवॉल्वर लेने के लिए मैंने तुम्हें उल्लू बनाया था। बॉस ने माइक को फर्श से उठाकर देखा। वाकई वो ऑन नहीं हुआ था। एक लड़की को तहखाने में लाकर उस पर जबर करने वाली बात अभी किसी को मालूम नहीं हुई थी। सानी ने कहा, अब अपनी सलामती चाहते हो तो माइक ऑन करो और ऐलान करो कि यह होटल गुंडों और बदमाशों का अड्डा बन गया है। यहाँ शरीफ लोगों को अपनी फैमिली के साथ क़याम नहीं करना चाहिए। वो बेबसी से कहने लगा, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं अपने होटल की नेक नामी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझसे जितनी रकम चाहो ले लो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। लाखों में बात करो, कितनी रकम दोगे? ये ज्यादती है, मेरी हड्डियां तोड़ने वाली ज्यादती से कम है। ठीक है, $1,00,000 दे दूंगा। इस रकम को दुगना कर दो और सरकारी खजाने में जमा करा दो। क्या तुम कोई सरकारी मुलाजमा हो? मैं एक आम शहरी हूं। मुझे अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत है। मेरा बस चले तो तुम्हारे जैसे बेईमान सरमायादारों से दौलत छीन कर अपने मुल्क के खजानों को भर दूं। फिलहाल सरकारी ट्रेजरी के नाम $2,00,000 का चेक लिख दो। जॉन लमूडा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर होलीमैन से कहा, हमारी नाकामी की वजह यह है कि हम अपने मुल्क में ज़हीन और बासलाहियत जवानों को तलाश नहीं करते हैं। हमने मैरीना, शिल्पा, एल्पा, जोरा जोरी और रायमा जैसी लड़कियों को इसलिए ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा कि वो फौज के आला अफसरों और हुकूमत के आला ओहदेदारों की बेटियां या बहनें थीं। होलीमैन ने कहा, ऐसा ना कहो, मैरीना की जहानत बेमिसाल है। मिस्टर होलीमैन, जिस लड़की को मैंने आज देखा है उसके सामने मैरीना की जहानत 25% भी नहीं है। वह बिजली है, बिजली। उसकी हाजिर दिमागी और एक्शन देखकर सोनिया याद आ जाती है। सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि वो बेइंतहा मुहिब्बे वतन है। वो सानी उर्फ सिल्वाना के बारे में तफसील बताने लगा। वहाँ होलीमैन के अलावा फौज का कर्नल, इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल और 2 मुशीर खास बैठे हुए थे। होलीमैन की खिदमात को सराहते हुए उसे सुपर मास्टर का ओहदा दिया गया था। इस तरह जॉन लमूडा को मिलाकर वहाँ 6 अफराद थे जो अपने मुल्क के अहम और खुफिया मामलों से निपटने के जिम्मेदार थे। वो सब सानी उर्फ सिल्वाना की बातें दिलचस्पी से सुन रहे थे। कर्नल ने कहा, बेशक ये गैर मामूली लड़की है, सबसे अहम बात यह है कि मुहिब्बे वतन है। सुपर मास्टर होलीमैन ने कहा,
मिस्टर लमूडा, उसे अपनी सरपरस्ती में ले आओ। मिलिट्री हेडक्वार्टर के ट्रेनिंग सेंटर में उसे रखो। दूसरी ट्रांसफार्मर मशीन तैयार होने तक उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल करो। हम उस लड़की को टेलीपैथी सिखाएंगे। इंटेलिजेंस के आला अफसर ने कहा, मैं तायद करता हूँ। दूसरी मशीन तैयार होने तक हमें सिल्वाना जैसी लड़कियों और लड़कों को तलाश करना चाहिए और उन्हें टेलीपैथी सिखाने से पहले उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वक्तन फ़वक्तन उनकी वफादारियों को भी आजमाते रहना चाहिए और ये भी करना चाहिए कि उनकी वफादारियां कभी तब्दील नहीं होंगी और वो दुश्मनों की चाल में नहीं आएंगे। जॉन लमूडा ने कहा, मैं सिल्वाना को होटल से ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचाने जा रहा हूं। वो मुहिब्बे वतन है, एतराज़ नहीं करेगी। अब हम खूब सोच समझ कर वफादारों का इंतखाब करेंगे। वो सानी और सिल्वाना के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे सेंटर की तरफ ले गया। उसे पूरा यकीन था कि वो खूब सोच समझ कर एक वफादार लड़की को आइंदा टेलीपैथी सिखाने के लिए मुंतखब कर चुका है। लैला उस वक्त सानी के पास आई थी जब वो होटल के कमरे में थी और शाम के अखबार में किराए के मकानात के इश्तहारात पढ़कर इरादा कर चुकी थी कि दूसरी सुबह कोई छोटा सा कॉटेज किराए पर हासिल करेगी या किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहेगी। लैला इस प्रोग्राम के मुताबिक सुबह उसके पास पहुंची तो वह मिलिट्री हेडक्वार्टर के एक ट्रेनिंग सेंटर में थी। उसकी ख्यालात पढ़ने से पता चला कि हुकूमत के चंद बड़े और अहम लोग उसकी जहानत और वे ऑफ एक्शन से बेहद मुतासिर हैं। एक टेलीपैथी जानने वाला जॉन लमूडा उसे सेंटर में लाया है। पहले तो सानी परेशान हुई थी कि बेध्यानी में या गफलत में कहाँ आ गई है। फिर उसे अपने अंदर जॉन लमूडा की आवाज़ सुनाई दी, सिल्वाना, घबराओ नहीं, तुम दुश्मनों में नहीं दोस्तों में हो। ये तुम्हारे वतन अजीज़ का फौजी हेडक्वार्टर है। क्या तुम फौज में रहकर वतन की खिदमत नहीं करोगी? वो सेंटर के बरामदे में आ गई। 12 फौज के जवान और अफसरान आते जाते दिखाई दे रहे थे। वो मुतमईन होकर कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ राजी खुशी आ सकती थी, फिर मुझे गाफिल बनाकर लाने की क्या ज़रूरत थी? हम फौजी हेडक्वार्टर की अहम बातें बाहर नहीं करते। तुम्हें राजदार बनाकर लाया गया है। अगर मंजूर ना हो तो तुम अभी जा सकती हो। मुझे मंजूर है। मैं अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए अपने मिजाज के खिलाफ होने वाली बातें भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। शाबाश, तुम्हारे ऐसे ही सच्चे और खरे ख्यालात ने साबित किया है कि तुम सच्चाई और वफादारी से मुल्क और कौम की खिदमत करती रहोगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम लोग कौन हो? अगर तुम्हारा राज में रहना ज़रूरी है तो मुझे कुछ ना बताओ। तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मेरी अपनी बेटी कौनोवाना इसी सेंटर में है। मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग के बाद टॉप पर देखना चाहता हूँ। टॉप रैंक में आने वाली लड़कियों और लड़कों को आइंदा ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर टेलीपैथी सिखाई जाएगी। लैला ने ख्याल खानी की परवास की। फिर सोनिया के पास आकर सानी के मुतालिक तमाम बातें बताईं। सोनिया ने कहा, यह तो कमाल हो गया। हमने सानी और अली को अज़वाजी ज़िंदगी के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी। कुदरत को कुछ और मंजूर है। सानी के मुकद्दर में टेलीपैथी का इल्म है तो ये इल्म उसे हासिल करने दो। फरहाद के पास जाओ, देखो वो क्या कहता है।